गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। मेरे प्रिय बच्चों, एजुकेटेड कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र की फर्स्ट क्लास, जिसका टॉपिक है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी भूमिका क्या है। इसकी भूमिका देखेंगे। सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे, शिद्दत के साथ पढ़ेंगे, मेहनत के साथ पढ़ेंगे और नोट्स बनाते हुए चलेंगे। तो आइए हम देखते हैं भूमिका। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा अद्वितीय ज्ञान और प्रज्ञा का प्रतीक है। परंपरा क्या है? एक अद्वितीय ज्ञान का प्रतीक है। उसके साथ साथ जिसमें ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, लौकिक और पारलौकिक, कर्म और धर्म, भोग और त्याग का अद्भुत समन्वय है। क्या क्या इसमें शामिल है? ज्ञान और विज्ञान समन्वय मतलब शामिल होना, और विज्ञान, लौकिक और पारलौकिक, कर्म और धर्म, भोग और त्याग का अद्भुत समन्वय है। ऋग्वेद के समय से ही शिक्षा प्रणाली जीवन के नैतिक, भौतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक मूल्यों पर केंद्रित होकर विनम्रता, सत्यता, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और सभी के लिए समान जैसे मूल्यों पर जोर देती थी। ऋग्वेद के समय से ही जो ये शिक्षा प्रणाली थी, वो जीवन के नैतिक, भौतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक मूल्यों पर केंद्रित होकर विनम्रता, सत्यता, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और सभी के लिए समान जैसे मूल्यों पर जोर देती थी। वेदों में भी विद्या को मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार बताया गया है। मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार मतलब साफ साफ स्पष्ट किया गया है कि विद्या से ही मनुष्य श्रेष्ठ बन सकता है। विद्या से ही मनुष्य श्रेष्ठ बन सकता है। और देखेंगे प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा प्रणाली ने सीखने और शारीरिक विकास दोनों पर ध्यान केंद्रित किया। ये प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा थी, वह सीखने और
शारीरिक विकास दोनों पर ध्यान केंद्रित किया। मतलब कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को सिखाने के साथ साथ शारीरिक विकास करना, इन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। और बताया गया कि कर्म वही है जो बंधनों से मुक्त करे। मतलब ये कि कर्म ऐसा करो जिससे आपके बंधन से मुक्ति मिल जाए। और विद्या वही है जो मुक्ति का मार्ग दिखाए। विद्या ऐसी ग्रहण करो कि जो मुक्ति का मार्ग दिखाए। इसके अतिरिक्त जो भी कर्म है, आप चाहे जो कुछ कर डालो, वह सब निपुणता देने वाले मात्र हैं। आपको सिर्फ निपुण बना सकते हैं, लेकिन मार्गदर्शित नहीं कर सकते हैं। शिक्षा के इस संकल्प को भारतीय परंपरा में अंगीकृत एक तद अनुरूप ही विश्वविद्यालयों और गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी। इसके अनुसार कहाँ कहाँ शिक्षा दी जाती थी? विश्वविद्यालय में और गुरुकुलों में। घर, मंदिर, पाठशाला तथा गुरुकुल में संस्कार युक्त स्वदेशी शिक्षा दी जाती थी। घरों में कौन कौन सी शिक्षा दी जाती थी? घर में दी जाती थी शिक्षा, मंदिर में शिक्षा दी जाती थी और पाठशाला में, तथा गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। कैसी शिक्षा दी जाती थी? जिससे बच्चे जो है संस्कारवान हो सके, ऐसी शिक्षा दी जाती थी। उच्च ज्ञान के लिए, मतलब ऊंची पढ़ाई के लिए छात्र विश्वविद्यालयों में जाते थे तथा शिक्षण अधिकतर मौखिक होता था। कैसा था? मौखिक था। मौखिक मतलब उस समय जो थे पठन पाठन की सामग्री नहीं थी, कागज का अभाव था। तो बच्चे क्या करते थे? कक्षा में जाकर के गुरु की बात को ध्यान से सुनते थे और उसका मनन करते थे। छात्रों को जो भी विषय पढ़ाया जाता था उसको वो याद करके मनन करते थे। भारत के तक्षशिला नालंदा विक्रमशिला, वल्लभी, उज्जैनी, काशी आदि विश्व प्रसिद्ध एवं शोध के केंद्र थे, प्रमुख केंद्र थे। कैसे केंद्र थे? प्रमुख केंद्र थे। भारत में कहाँ कहाँ शिक्षा दी जाती थी? तक्षशिला में, नालंदा में, विक्रमशिला में, वल्लभी में, उज्जैनी में, काशी आदि विश्व प्रसिद्ध शिक्षा एवं शोध के केंद्र थे। यहाँ पर उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। उस समय जो शिक्षा प्रणाली थी वो कैसी थी? उसका जीवन का ढंग कैसा था? ये आप देखेंगे। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत जीवन का ढंग उनका रहन सहन एवं दिनचर्या निम्नलिखित थी। कि प्राचीन काल में जो गुरु थे, गुरुकुल थे, बच्चे थे, वो किस प्रकार की उनकी दिनचर्या थी और किस प्रकार का रहन सहन था। ये सारी बातें निम्नलिखित तथ्यों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जिसमें पहला तथ्य है गुरुकुल प्रणाली।
गुरुकुल प्रणाली। वैदिक कालीन शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता गुरुकुल प्रणाली थी। वैदिक कालीन जो शिक्षा थी इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? गुरुकुल प्रणाली, क्योंकि वैदिक कालीन जो शिक्षा थी वो गुरुकुलों में ही दी जाती थी और बच्चा 24 वर्ष की आयु तक छात्र गुरुगृह में गुरु के साथ रहते थे। कितनी वर्ष तक? 24 वर्ष की आयु तक बच्चा जो कहाँ रहता था? गुरु के साथ उन्हीं के आश्रम में रहता था। और गुरुकुल जो थे नगर के कोलाहल से दूर, मतलब नगर के कोलाहल से दूर किसी निर्जन स्थान किनारे अथवा पहाड़ पर सुंदर प्राकृतिक स्थान पर होते थे। कहाँ कहाँ होते थे? नगर के कोलाहल से दूर, नगर के कोलाहल से दूर निर्जन स्थान पर, नदी के किनारे, पहाड़ के सुंदर प्राकृतिक स्थान पर होते थे। छात्र अपने गुरु के पास उनके परिवार के सदस्य के रूप में रहकर ज्ञानार्जन करते थे। छात्र जो थे वो गुरु के पास उनके परिवार के सदस्य के रूप में रहते थे और विद्या ग्रहण करते थे और उससे प्राकृतिक वास्तविक जीवन की शिक्षा प्राप्त करते थे। वास्तविक जीवन की शिक्षा वो वहीं से प्राप्त करते थे। दूसरा तथ्य है उचित समय पर शिक्षा का शुभारंभ। उचित समय पर शिक्षा का शुभ आरंभ। उचित समय पर शिक्षा का शुभारंभ। वैदिक काल में शिक्षा का शुभारंभ बाल्यकाल से ही कर दिया जाता था। वैदिक काल में जब बच्चा पढ़ाई शुरू करता था तो उसका समय क्या था? बाल्यकाल। बाल्यकाल से ही कर दिया जाता था। आज भी ऐसा किया जाता है। आज भी बच्चा जब बाल्यकाल की अवस्था से ही विद्यालयों में भेजे जाते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था ही शिक्षा की एक उत्तम अवस्था होती है, एक अच्छी अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक की बौद्धिक शक्ति जो होती है वो अत्यंत कुशाग्र होती है और स्मरण शक्ति जो होती है वो तीव्र होती है, तेज होती है। बालक मनन चिंतन भी कर सकता है। इसी उम्र में बालक की जो है बौद्धिक शक्ति वो अत्यंत कुशाग्र होती है, स्मरण शक्ति तीव्र होती है और बालक चिंतन मनन भी कर सकता है। मतलब कि इस अवस्था में बालक को आप जिस दिशा में मोड़ना चाहें उस दिशा में। तीसरा तथ्य है ब्रह्मचर्य जीवन पर विशेष बल। ब्रह्मचर्य जीवन पर विशेष बल। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक था कि वह सादा जीवन, कैसा जीवन? सादा जीवन और उच्च विचार, कैसे विचार? उच्च विचार के आदर्श को मान करके चले। उसमें आत्म संयम, इंद्रिय संयम होना चाहिए। ऐसा नियम था पहली वैदिक कालीन शिक्षा में। चौथा तथ्य है शिक्षा में धार्मिक तत्वों का महत्व। शिक्षा में धार्मिक तत्वों का महत्व। शिक्षा में जो था धार्मिक तत्वों को महत्व दिया जाता था।
वैदिक काल में शिष्यों का जीवन धर्ममय होता था। कैसा होता था? धर्ममय होता था, क्योंकि शिक्षा के विभिन्न क्रियाओं में धर्म के क्रियात्मक क्या था? वैदिक काल में शिष्यों का जीवन जो था वो धर्ममय होता था, क्योंकि शिक्षा के विभिन्न क्रियाओं में धर्म के क्रियात्मक रूप पर बल दिया जाता था। उस समय शिक्षा धार्मिक तत्वों जैसे प्रार्थना है, संध्या है, यज्ञ है, वेद है, ग्रंथ है, पूजा आदि से परिपूर्ण होती थी। शिक्षा कैसी होती थी? इन तत्वों से परिपूर्ण होती थी, इसीलिए धार्मिक तत्वों को महत्व दिया गया। बालक गुरुकुल में रहकर इन सभी तत्वों को व्यवहार में लाता था और सीखता था। पांचवा और अंतिम तथ्य है भिक्षावृत्ति की प्रथा। उस समय क्या होता था? वैदिक काल की शिक्षा में भिक्षावृत्ति एवं उस समय क्या था? वैदिक काल की शिक्षा में भिक्षावृत्ति की एक विचित्र प्रथा थी। गुरु आश्रमों में शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी का यह धर्म होता था कि वह भिक्षा मांगे। क्या धर्म होता था? भिक्षा मांगना एक धर्म समझा जाता था, एक प्रथा थी वैदिक काल की शिक्षा में। इस भिक्षा के द्वारा अनेक गुरु तथा शिष्यों का भरण पोषण होता था। आश्रम में जो गुरु रहते थे या गरीब बच्चे रहते थे, इसी भिक्षा के माध्यम से उनका भरण पोषण होता था। प्राचीन भारत में गुरुओं का भी बहुत महत्व रहा है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राचीन समय के समाज में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान था। गुरु जो है सर्वोपरि समझा जाता था। अपरिपक्व बच्चों का भार, अपरिपक्व मतलब बच्चों का भार अपने ऊपर लेकर वह उनको योग्य और उपयोगी नागरिक बनाता था। गुरु जो है, अपरिपक्व बच्चे जो होते हैं, नाबालिग बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनका भार जो है अपने ऊपर ले लेता है और उनको योग्य और उपयोगी नागरिक बनाने का कार्य करता है। गुरु विद्यार्थी को अज्ञान के अंधकार से दूर कर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। जो अज्ञान रूपी अंधकार बच्चे में होता है, उसको दूर करके प्रकाश की ओर ले जाता है, ले जाने का कार्य करता है। वह माता पिता से भी अधिक आदर का पात्र है। अगर जो देखा जाए तो माता पिता से भी अधिक आदर का पात्र है। क्यों? क्योंकि माता पिता से केवल पार्थिव शरीर ही मिलता है, केवल शरीर की प्राप्ति होती है। गुरु से बौद्धिक उन्नति का विकास होता है, और गुरु क्या करता है? उसमें बौद्धिक शक्ति का विकास कर देता है। इसी कारण गुरु आध्यात्मिक पिता के रूप में समझा जाता है, क्योंकि बिना उसके शिक्षा संभव नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ, महत्व के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी होते थे गुरुओं के, जो इस प्रकार हैं। प्राचीन भारत में गुरु और शिष्य के कर्तव्य। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों के प्रति गुरु के कैसे कर्तव्य थे, मतलब कि शिष्य के प्रति गुरु के कर्तव्य। प्राचीन भारत में गुरु अपने शिष्यों को पुत्रवत मानते थे। प्राचीन समय में, पुराने समय में गुरु जो होते थे
जो बच्चे पढ़ने जाते थे आश्रमों में, गुरुकुलों में, वो पुत्र के समान मानते थे उनको। शिष्य के प्रति गुरु के कर्तव्य जैसे छात्रों के रहन सहन एवं पालन पोषण की व्यवस्था करना। गुरु क्या करता था, बच्चे जो पढ़ने आते थे उनके रहन सहन एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता था। शिष्यों के स्वास्थ्य एवं उनके चरित्र का विकास का ध्यान रखता था। स्वास्थ्य देखता था, उनके चरित्र का विकास का भी ध्यान रखता था। शिष्यों के सुख दुख को अपना सुख दुख समझता था। जो प्राचीन काल के गुरु होते थे, शिष्यों के सुख दुख को अपना गुरु समझते थे, मतलब अपना दुख समझते थे। शिष्यों की हर समस्याओं का समाधान करना गुरु का मुख्य कर्तव्य था। छात्रों की जिज्ञासा को शांत करना और छात्रों में आदर्श गुणों का विकास करना आदि गुरु के प्रमुख कर्तव्य थे। इसके साथ साथ कुछ शिष्यों के भी कर्तव्य होते हैं जो प्राचीन काल में थे। जैसे गुरु के प्रति शिष्यों के कर्तव्य। प्राचीन भारत में गुरु के प्रति शिष्यों के कर्तव्य निम्नलिखित थे। कौन कौन कर्तव्य थे? शिष्य प्रातः काल उठकर अपने गुरु का चरण स्पर्श करता था। पहला कार्य था, जब बच्चा सो करके उठता था और सर्वप्रथम प्रातः काल उठ करके अपने गुरु के चरण को स्पर्श करता था। ऐसा अब नहीं देखा जाता है। श्री गुरु के स्नान पूजा आदि का सामान इकट्ठा करता था और अपने गुरु की पूजा के लिए, स्नान के लिए जो भी आवश्यक सामग्री थी वो एकत्र करता था। शिष्य गुरु के लिए भिक्षा मांग कर लाते थे। किसके लिए भिक्षा मांगते थे? गुरु के लिए, क्योंकि गुरुओं का तो पालन पोषण, भरण पोषण उसी भिक्षावृत्ति से होता था। गुरु के खेतों में शिष्य काम करते थे। जो आश्रम की ज़मीन होती थी, भूमि होती थी, उस पर खेती की जाती थी। उसमें जो गुरु बच्चे थे, मतलब अपने परिवार की, उनके परिवार की भांति रहते थे और उन्हीं के खेतों में कार्य करते थे। वह गुरु की प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे। गुरु को गुरुदेव आदि शब्दों से संबोधित किया जाता था। उस समय के जो बच्चे थे गुरु को गुरुदेव कह करके पुकारते थे। शिक्षा व्यवस्था कैसी थी उस समय की? प्राचीन भारतीय विद्वानों ने शिक्षा शब्द का प्रयोग व्यापक और सीमित दोनों ही अर्थों में किया है। मतलब शिक्षा क्या है इसके बारे में भी समझाया है। तो व्यापक और सीमित दोनों अर्थों में किया है। व्यापक अर्थ में व्यक्ति को सभ्य और उन्नत बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। व्यापक अर्थ में ये समझाया गया है कि व्यक्ति को सभ्य और उन्नत बनाना ही शिक्षा का मुख्य कर्तव्य समझा जाता है। और सीमित अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य उन औपचारिक शिक्षा से है जिसे प्रत्येक बालक अपने प्रारंभिक जीवन के लिए कुछ वर्षों में गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करते हुए अपने गुरु से प्राप्त करता है। मतलब कि प्रत्येक बालक जो है अपने प्रारंभिक जीवन के कुछ जो वर्ष होते हैं, 24 वर्ष तक गुरुकुल में बच्चे रहते हैं, उन वर्षों में गुरुकुल में रह करके ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करते हुए अपने गुरु से प्राप्त करते हैं। शिक्षा की व्यवस्था जो थी वो डॉक्टर अल्तेकर का विचार है कि प्राचीन भारत में 400 ईसा पूर्व के बाद ब्राह्मणों द्वारा व्यक्तिगत रूप से शिक्षा का कार्य प्रारंभ हुआ। किनके द्वारा शिक्षा प्रारंभ की गई? ब्राह्मणों के द्वारा। किनके द्वारा? ब्राह्मणों के द्वारा। कब प्रारंभ की गई? 400 ईसा पूर्व के बाद। और शिक्षा के 2 स्तरों का विकास हुआ। उस समय शिक्षा कितने स्तरों में होती थी? 2 स्तरों में होती थी। 2 स्तरों में
कितने स्तरों में होती थी? 2 स्तर थे शिक्षा के। पहला स्तर था प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा, इसमें क्या होता था? प्राथमिक शिक्षा के संबंध में उल्लेखनीय बात यह है कि इस शिक्षा पर ब्राह्मणों का आधिपत्य नहीं था। जो ब्राह्मण थे उनका आधिपत्य प्राथमिक शिक्षा पर नहीं था। इसी कारण से ही ब्राह्मणों ने धर्म ग्रंथों में इसका विवरण न देकर इसकी उपेक्षा की है। और इस उपेक्षा के बावजूद भी ऋग्वेद में कहीं कहीं पर ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि पाठशाला की भांति किसी भी शिक्षण संस्थान की कल्पना की जा सकती है। मतलब कि उस समय ये सबूत मिलते हैं, ये सिद्ध होता है कि प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी। प्राथमिक शिक्षा में जो था प्रवेश अवधि क्या थी? डॉक्टर वेदमित्र का मत है कि प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ 5 वर्ष की आयु में विद्या आरंभ संस्कार से होता था। किस आयु में होता था? 5 वर्ष की आयु में। बच्चा जब 5 वर्ष का हो जाता था तब वहीं से उसका विद्या आरंभ संस्कार होता था। और सभी जातियों के बच्चों के लिए अनिवार्य था। ये जो प्राथमिक शिक्षा थी वो हर जाति के बच्चे उसमें पढ़ सकते थे, शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। इसका पाठ्यक्रम क्या था? प्राचीन पाठ्यक्रम देखो, प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत बालकों को सर्वप्रथम कुछ वैदिक मंत्रों का उच्चारण कराया जाता था। किनका उच्चारण कराया जाता था? कुछ वैदिक मंत्रों का। और बोलना सिखाया जाता था। और जब वे उन्हें कंठस्थ कर लेते थे, मतलब कि सीख लेते थे, तब पढ़ने और लिखने की शिक्षा दी जाती थी। पढ़ने और लिखने की शिक्षा दी जाती थी। इस तरह प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम वैदिक मंत्रों का स्मरण, पढ़ना और लिखना, भाषा साहित्य और व्याकरण साहित्य था। अब देखेंगे दूसरा स्तर है शिक्षा का उच्च शिक्षा। तो प्राचीन काल में सर्वप्रथम केवल प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था थी। कैसी शिक्षा की व्यवस्था थी? सिर्फ प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी और कोई शिक्षा नहीं थी। परंतु सामाजिक प्रगति के साथ साथ ज्यों-ज्यों समाज का विकास होता गया, शिक्षा के विषयों की संख्या में वृद्धि होती गई। क्या हुआ? ज्यों-ज्यों समाज का विकास हुआ त्यों-त्यों विषयों की संख्या में वृद्धि होती गई और इन विषयों के लिए अलग से विद्यालयों की आवश्यकता का अनुभव किया गया, जिसके फलस्वरूप इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की गई। इसमें प्रवेश अवधि क्या थी? उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही था। प्राथमिक शिक्षा हर जाति के लिए आवश्यक थी, लेकिन जो उच्च शिक्षा थी वो केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही ग्रहण कर सकते थे। इन जातियों के बालक सामान्य रूप से 8, 11 और 12 वर्ष की आयु में शिक्षण संस्था में प्रवेश करते थे। इसका पाठ्यक्रम पर एक निगाह नज़र डाल लेते हैं। प्राचीन युग की शिक्षा व्यवस्था में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह के पाठ्यक्रम सम्मिलित थे। कौन कौन सम्मिलित थे? आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह के पाठ्यक्रम सम्मिलित थे। कठोपनिषद के अनुसार
यह 2 तरह की विद्याओं के अंतर्गत आते थे। 2 तरह की विद्या प्रदान की जाती थी। इसमें कौन कौन सी? एक थी परा अथवा आध्यात्मिक विद्या। इस विद्या के अंतर्गत चारों वेदों के साथ साथ वेदांग, उपनिषद, पुराण, दर्शन, नीति शास्त्र आदि का भी समावेश किया गया। परा और आध्यात्मिक शिक्षा में चारों वेदों का ज्ञान पढ़ाया जाता था, उपनिषद पढ़ाए जाते थे, पुराण, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र आदि का भी समावेश किया गया था, आदि भी पढ़ाए जाते थे। दूसरे प्रकार की दूसरी विद्या थी अपरा अथवा लौकिक विद्या। इस विद्या के अंतर्गत इतिहास, औषधि शास्त्र, अंक शास्त्र, ज्योतिष विद्या, भौतिक शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, तर्कशास्त्र, रसायन शास्त्र, धनुर्विद्या, सर्व विद्या, शैल्य विद्या और कल्प विद्या आदि सम्मिलित थे। शिक्षण विधि कौन कौन सी थी, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्राचीन भारत में शिक्षा की निम्नलिखित विधियां प्रस्तुत थी। कौन कौन सी थी? पहली विधि थी मौखिक शिक्षा विधि। इसमें क्या होता था? वैदिक कालीन शिक्षा की विधि मौखिक थी। इसका मुख्य कारण यह था कि उस समय लेखन कला के लिए पर्याप्त कागज नहीं था। उस समय जो है पढ़ने की सामग्री नहीं थी, लिखने पढ़ने की, और कागज भी नहीं था। इसलिए जो था मौखिक शिक्षण विधि अपनाई गई थी। मुद्रण कला का विकास नहीं हो पाया था, इसीलिए पुस्तकों का अभाव था। छात्र अत्यंत श्रद्धापूर्वक अपने गुरुओं के वचन को सुनते थे। बहुत ध्यानपूर्वक जो गुरु पढ़ाया करते थे उनको वो सुनते थे और उन्हें कंठस्थ कर लेते थे, मतलब याद कर लेते थे। गुरु के उच्चारण का अनुसरण करना छात्रों के लिए अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि लिखने पढ़ने की सामर्थ्य नहीं, तो बस वही था कि ध्यान से पढ़ो और याद रखो और उसको कंठस्थ करो। ये बहुत ज़रूरी था। दूसरी विधि थी प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग गुरुजन की किसी तथ्य का अध्ययन कराने के लिए प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करते थे। मतलब प्रश्न दिया जाते थे बच्चों को और उन प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाते थे। छात्र प्रश्नों के माध्यम से अपनी शंकाओं को गुरु के सामने प्रस्तुत करते थे। मतलब छात्र को जो भी समस्या होती थी पढ़ने लिखने में, वो गुरु से प्रश्न करते थे, उनके सामने प्रस्तुत करते थे और गुरु उनकी शंकाओं का समाधान करते थे, उन प्रश्नों का उत्तर देते थे। इसके लिए वाद विवाद और शास्त्रार्थ विधि का भी प्रयोग किया जाता था। तीसरी विधि थी अग्र शिष्य प्रणाली। इसमें क्या होता था? गुरु के आश्रम में जो छात्र कुशाग्र बुद्धि के थे, मतलब होशियार होते थे, पढ़ने लिखने में अच्छे होते थे, वो निम्न छात्रों को पढ़ाते थे, मतलब जो कमज़ोर छात्र थे उनको पढ़ाते थे। इसी को अग्र शिष्य प्रणाली कहा जाता था। शिक्षण संस्थाओं के रूप कौन कौन से थे? कहाँ कहाँ शिक्षा दी जाती? प्राचीन भारत में अनेक प्रकार की शिक्षण संस्थाएं थी। इनका उल्लेख यहाँ संक्षेप में देखो लिखा हुआ है। टोल, चरण, घटिका, गुरुकुल, विद्यापीठ, विश्वविद्यालय, परिषद, महाविद्यालय, विशिष्ट विद्यालय आदि। तो आज बस इतना ही रखेंगे। गुड बाय, सी यू अगेन नेक्स्ट डे।